बहुत बहुत धन्यवाद थैंक आपका यू। टाइम देने के लिए। तो आज हम सतना के विधायक जी श्री सिद्धार्थ सुखलाल कुशवाहा जी के पास आए हुए हैं। सर ने अभी 2018 में सबसे पहले विधानसभा चुनाव को जीता था और अभी जब दूसरा विधानसभा चुनाव 2023 में इन्होंने लड़ा तो सामने 4 बार के सांसद श्री गणेश सिंह जी थे, उनके विरुद्ध चुनाव लड़ा और सतना विधानसभा से वो चुनाव जीता। तो मैं जानना चाहता हूं कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, मतलब इतना बड़ा चुनाव लड़ना, इतने जाने माने नेता के सामने चुनाव लड़ना और वो जीतना छोटी बात नहीं है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष भी नियुक्त हुए हैं, आपके कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी और साथ ही में यूथ सतना का आपको बहुत ज्यादा फॉलो करता है आज के समय में, आपके क्या विचार रहेंगे? सबसे पहले तो मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं और आपके वीडियो के माध्यम से, इंटरव्यू के माध्यम से, कि उन्होंने जो मुझ पर विश्वास किया है, जो मुझे जिम्मेदारी दी है। मैं पूरी कोशिश करूंगा ईमानदारी से कि पार्टी का काम और पार्टी ने जो मुझ पर, अध्यक्ष जी ने जो विश्वास किया, उसको मैं एक बेहतर तरीके से उस पर काम कर सकूं। जैसा कि मुझे ज्ञात है, आपके पिताजी स्वर्गीय सुखलाल जी कुशवाहा बहुत लंबे समय तक अपने समाज में संघर्ष करते रहे, दिशा दिखाई लोगों को, फिर उसके बाद जाके माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश के अर्जुन सिंह जी के विरुद्ध चुनाव लड़कर जीते भी, सन 1996 में सतना के सांसद भी रहे। तो उस समय पे वो बसपा से थे, बहुजन समाजवादी पार्टी से। फिर उसके बाद अभी जब आप पहली बार विधानसभा चुनाव लड़े तो आपको प्रेरणा कहाँ से मिली कि आपको कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करना चाहिए? आप भाजपा भी तो ज्वाइन कर सकते थे, क्योंकि उस टाइम पे जितना भाजपा बोलती है कि हम भी दलितों का, पिछड़ा वर्ग का बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत प्रेम मोहब्बत से रखते हैं, आप भाजपा भी तो ज्वाइन कर सकते थे, वहां से भी लड़ सकते, लेकिन आपने कांग्रेस को ज्वाइन की। देखिए, हम जिस माहौल में पले बढ़े हैं, जो चीज़ें हमने महसूस की या जो घटना हमारे साथ घटी, वो एक ऐसी व्यवस्था है समाज में, ऐसी कुरीति है जिसके लिए हमारे बहुत सारे नेता, बहुत सारे समाज सुधारकों ने काम किया और कभी सत्ता का मोह नहीं किया। उन्हें आम आदमी का जो, या अंतिम छोर के व्यक्ति को जो समानता, जो समाज में समानता का अभाव था, उसके लिए बहुत सारे लोगों ने काम किया। हमारे देश में छुआछूत था, हमारे देश में जातिवाद था, पूंजीवादी व्यवस्था थी, तमाम ऐसी कुरीतियां थी, जैसे सती प्रथा रही, शिक्षा को लेके भेदभाव रहा। तो कांग्रेस वो पार्टी है जिसने देश में स्वराज का भाव लोगों के दिलों में जगाया और लोगों ने जो शहादत दी इस देश की आज़ादी के लिए, वो स्वराज के भाव से था। और जो कांग्रेस की विचारधारा है, हम लोग उसी विचारधारा में पले बढ़े हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है वो सत्ता के लिए है। लगातार उन्होंने देश को और देश में रह रहे लोगों को आपस में बांटने का काम किया है। आज वर्तमान की स्थितियां अलग है कि भाई उन्होंने एक आरएसएस नाम के गिरोह बना के और देश की सत्ता पे काबिज तो हो गए हैं, लेकिन लोगों का विश्वास नहीं जीत पाए। आज भी लोगों के मन में भारतीय जनता पार्टी के नाम का डर है, आरएसएस के नाम का डर है, और इनकी जो व्यवस्था है, चाहे वो जिस स्तर की व्यवस्था हो, उनके संगठन में हो और या सत्ता में हो, लोग उससे, जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो जानता है, जो देश को जानता है, वो दुखी है। अनजान आदमी अलग बात है, वो नहीं जानता, उसे देश की स्थितियां नहीं मालूम, भाई इस देश में कितनी भाषाएं हैं, कैसा मौसम है, कैसा वातावरण है, लोगों को क्या खाना पसंद है, कहाँ क्या भोजन उपलब्ध है, ये हर आदमी नहीं जानता भी। तो ठीक है, उनको बरगला के उनके अंदर डर, भय, लोभ लालच पैदा करके सत्ता हासिल की है, तो देखिए कब तक चलती है। एक न एक दिन लोगों के सामने सच्चाई आएगी। अब नौजवान
जो शिक्षित है, जिसने अपने दोस्तों के माध्यम से कहते हैं या आज के आधुनिक जो संचार के माध्यम से जो देश दुनिया की जानकारी उन नौजवानों पा के रहे हैं। पास है, तो एक दिन वो जरूर परिवर्तन करेंगे और समाज को सही रास्ते पे ले जाएंगे। जी, ठीक। तो मेरा अगला सवाल ये है, जैसे अभी DCMS-MED की जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई थी अपने सतना से, उसके हिसाब से अपने सतना जिले में 11 बड़े लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज थी। अभी भी जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज है उसमें सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग है पावर केबल्स का है और सीमेंट का है, लार्ज स्केल में है। उनका आंकड़ा जब मैं निकाला तो 11,574 लोग ऐसे जिनको एम्प्लॉयमेंट मिला हुआ है इन 11 इंडस्ट्रीज में। लेकिन जैसे अपनी मध्य प्रदेश की सरकार है, इन्होंने नियम बनाया था 2019 में, कांग्रेस की सरकार ने ही नियम बनाया था कि ये जो लोग हैं तो बाहरी लोगों से ज़्यादा जो लोकल के लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए उस एरिया में। लेकिन आज के समय में ना तो ये जितने भी 11 इंडस्ट्रीज है ये अपना रिकॉर्ड देने के लिए तैयार है कि यहाँ पे लोकल लोग कितने एम्प्लॉयड हैं, या फिर इनका कोई भी डेटा बाहर नहीं आ रहा है। जबकि सीधी बात है, हमारे क्षेत्र में अगर फैक्ट्री डली है, हमारे क्षेत्र में अगर लोग आ रहे हैं अपना व्यवसाय बना रहे हैं, तो सबसे पहले तो हम ही को नौकरी मिलना चाहिए। तो आपका क्या कहना है इस पे, मतलब क्या ऐसा किया जा सकता है जिसपे सुधार हो सके, क्योंकि आपकी सरकार ने वो नियम बनाए पर शायद वो फॉलो नहीं हो रहे हैं। देखिए, ये जितनी इंडस्ट्रियां हैं इन सबको स्थापित करने में कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकारों ने पूरा सहयोग किया बिल्कुल। और उन्होंने लेबर कानून के पालन की बाध्यता भी सुनिश्चित की कि आपको लेबर कानून का पालन करना है और क्षेत्रीय लोगों को रोजगार देना है। और व्यवसाय है तो जब उद्योग स्थापित होते हैं तो दूसरे व्यवसाय भी डेवलप होते हैं, रोजगार भी डेवलप होते हैं। क्योंकि पिछले 20 सालों से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और पिछले 10 सालों से देश में, तो ये जो देखने को मिला है ये पिछले 10 या 15 सालों में देखने को मिला है कि उद्योगपतियों ने अपनी मनमानी करना शुरू कर, बिल्कुल। उनके ऊपर कोई भी श्रम कानून लागू नहीं होता, कोई भी वैधानिक जो नियम है उनका पालन नहीं करते वो, और उनको सरकारों का संरक्षण मिला हुआ है तो वो अपने तरीके से अपने मुनाफे को बढ़ाने के लिए ये काम कर रहे हैं। रही बात क्षेत्रीय रोजगार की, तो आज जितनी भी इंडस्ट्रियां हैं, तो प्राइवेट इंडस्ट्रियां तो ठीक है, सरकारी विभागों में भी ठेका प्रथा चालू हो गया। बिल्कुल। आज आउटसोर्स के नाम का जो कीड़ा है पूरी सरकारी मशीनरी को खाए जा रहा है, वही कीड़ा उद्योगों को भी लग गया है, उन्होंने भी ठेका प्रथा चालू कर दिया अपने यहाँ। शिक्षा विभाग में भी ले आए हैं आउटसोर्सिंग अब। शिक्षा हर जगह, मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरा देश ठेके पे दे दिया, अगर हम ये कहें तो बुरा नहीं। रेलवे पूरा ठेके गया। पे पड़ी है, रेलवे स्टेशन भी दे रहे हैं, एयरपोर्ट भी दे रहे हैं, सारे डिपार्टमेंट जितने सब में आउटसोर्स के नाम का उपयोग हो रहा है। ठेकेदार आता है आउटसोर्स से आउटसोर्स के नाम पे ठेका लेता है और पूरे विभाग में अनस्किल लोगों को भर्ती कर देता है, साल 2 साल काम करता है और छोड़ के चला जाता है, पता चलता है कि वो विभाग बंद हो गया। तो यही उद्योगों के हाल है, उद्योगों ने भी सारे काम ठेके पे दे दिए। जो काम पहले परमानेंट मजदूर करते थे, उन्हें ट्रेंड किया जाता था, वो पॉलिटेक्निक या ITI करके जाते थे या उनको वहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती थी, उसके बाद वो काम करते थे, चाहे वो फैक्ट्री के संचालन का हो या माइनिंग का काम हो या लोडिंग अनलोडिंग का काम हो, ये सारे काम ट्रेंड लोग करते थे। लेकिन अभी सब कुछ ठेके पे दे दिया और वो ठेकेदार अगर आप पता करें किसके हैं तो पता चलता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के किसी बड़े नेता जो दिल्ली में बैठे हैं, सरकार में शामिल हैं, उनके बेटे हैं, उनके भाई हैं, उनके भतीजे हैं, जी। या यहाँ पे जो सत्ता में बैठे लोग हैं उनके भाई हैं, उनके भतीजे हैं। तो ये ठेका वो लोग दबाव बना के ले लेते, सरकारी दबाव बना के, और अपने परिजनों को, अपने शुभचिंतकों को वो दबाव दे देते। जी।
और जो कि समाज के लिए अच्छा नहीं है, यहाँ क्षेत्र के लिए अच्छा नहीं है। इसके लिए कई बार हम लोगों ने बातें रखी भी, क्योंकि हमारी जब 2018 की सरकार बनी थी उस समय हम लोगों ने प्रस्ताव रखा था कि क्षेत्रीय रोजगारों में एक बड़ा हिस्सा लोकल लोगों का होना चाहिए बिल्कुल। और बाध्यता होनी चाहिए उसके लिए। तो 70% 70% का नियम आ गया था। नियम आ गया था। अभी क्या है, उन्होंने 70% की पूर्ति करने का तरीका क्या बनाया है कि ठेकेदार से बोल के जो एकदम लेबर क्लास है जी। वहां तो लोकल लोग ले लेते हैं, लेकिन जो ऑफिसर क्लास है उस तो अपने मनमाने के हिसाब से उसमें लाते अपने हैं। मनमाने के हिसाब से उनकी अपनी मोनोपोली है। जी। तो उठा लीजिए, पॉज कर दीजिए। मेरा ये मानना है कि जो भी सरकार है उसने यहाँ के लोगों के हक अधिकार को छीना है, यहाँ के नौजवानों को विवश किया है पलायन करने के लिए, रोजगार के लिए। और आज बड़ी संख्या में सतना जिले के लोग अपने रोजगार के लिए, अपने घर को चलाने के लिए, अपने आप को अपनी कमियों को पूरा करने के लिए वो आज बड़े बड़े शहरों पे जाने के लिए मतलब मजबूर है। मजबूर है जाने के लिए। मैं इसी पे ना एक बात रखना चाहूँगा सामने। मध्य प्रदेश के एक डेटा निकाला मैं, तो अपने सतना का जब डेटा निकाला तो आखिरी डेटा जो आया था एमएसएमईडी का, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमईडी से आया था, तो उन्होंने 2012 में आखिरी रिपोर्ट दी थी, जिसके हिसाब से जो माइक्रो स्मॉल मीडियम लेवल के जो एंटरप्राइजेस रजिस्टर होते हैं जहाँ पे काम चालू होता है, तो अभी तक के रिकॉर्ड में पूरे सतना जिले में जो सबसे ज्यादा रजिस्टर्ड माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस हुए थे वो 1996 से 1998 के बीच में ही हुए थे। आपके स्वर्गीय पिताजी के कार्यकाल में सबसे ज्यादा व्यावसायिक उद्योग जो था अपने क्षेत्र वो सबसे ज्यादा प्रगति पर था। 1997 और 98 का जो सत्र था, 97 से 98 का, उसमें अकेले 660 एंटरप्राइजेस रजिस्टर हुए थे। लेकिन आज तक उसके बाद का कोई आंकड़ा ऐसा नहीं आया है जो इसको पार कर सके। तो क्या अपन ये कारण मान सकते हैं फैक्ट्रीज वगैरह या फिर जो यहाँ पे जो चीजें चल रही इसकी वजह से लोग दैनीय उद्योग जो है लोकल उद्योग को आगे बढ़ावा नहीं दे रहे और बाहर जा रहे इसी काम के लिए? असल में दो चीजें हैं। देखिए, लोग अपने विकास के लिए बाहर जाएं वो अच्छी बात है, लेकिन लोग मजबूरी में बाहर जाएं ये गलत बात। हमारे शहर में या हमारे जिले मुख्यालय में कहें या आसपास के जो हमारे कस्बे हैं, कहीं भी गवर्नमेंट के द्वारा कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं किया गया जो व्यवसायियों को आकर्षित करे, बिल्कुल। है ना, जो इन्वेस्टर है उनको आकर्षित करे। वो तो गॉड गिफ्टेड चीजें हैं यहाँ पे कि लाइम स्टोन है तो लोग आ रहे हैं, जी बिल्कुल। है ना। जहाँ पे माइनिंग नहीं होती है, जहाँ पे बहुत सारे ऐसे संसाधन नहीं होते, वहाँ पे इंडस्ट्रियाँ कैसे डेवलप होती? ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं, हमने सही बात देश है। में देखे हैं, दुनिया में देखे हैं, जहाँ खेती नहीं होती तो क्या वहाँ के लोग अनाज नहीं खाते? खा रहे हैं। खा रहे हैं ना। कैसे खा रहे हैं? उसकी एक व्यवस्था, उसका एक तरीका है। सर, गवर्नमेंट का अपनी एक लाइबिलिटी है जो पूरा करते हैं। पूरे सतना क्षेत्र में जितने भी उद्योग लगाने के लिए जो उद्योग विभाग की जो जमीनें हैं, उनको जब जो हमारे युवा व्यवसायी हैं उनको देने की बात हुई तो उनके रेट इतने ज़्यादा कर दिए गए कि कोई आदमी उसे खरीद नहीं सकता। ऐसा लगने लगा कि गवर्नमेंट उसे व्यापार कर रही है। हमारे यहाँ जितने भी औद्योगिक क्षेत्र हैं जी। जिसको गवर्नमेंट ने थोड़ा बहुत डेवलप किया है, उनके आप रेट्स अगर आप पता करेंगे तो पता चलेगा कि उससे सस्ते रेट में वो अलग से ज़मीन खरीद के और अलग से अगर व्यवस्था अपनी कर लेंगे तो सस्ता पड़ेगा, और वहाँ जाएंगे तो वो उससे 4 गुना 3 गुना 2 गुना तक ज़्यादा पैसे वसूले जा रहे हैं।
जब गवर्नमेंट देने का भाव ही नहीं है उनके अंदर, किसी की मदद का भाव ही नहीं है, तो उद्योग बढ़ेंगे कैसे? हम कहते हैं कि मैं भी उद्योग लगाना चाहता हूँ, मेरे पास बड़ी कैपिटल नहीं है, तो हम किससे उम्मीद करेंगे? सरकार से उम्मीद करेंगे। गवर्नमेंट से कि भाई हमें, अगर हम मांगेंगे तो हमें जमीन मिल जाएगी, मांगेंगे तो बैंक से लोन, जमीन होगी तो बैंक से लोन भी मिल जाएगा, बिल्कुल हम काम शुरू कर पाएंगे। लेकिन जब जमीन ही नहीं मिल पाएगी तो बैंक लोन काहे के लिए देगा? सही बात है। तो आज ये तमाम उद्योग, जो नौजवान हैं जो उद्योग लगाना चाह रहे हैं, करना चाह रहे हैं, उनके साथ ये समस्या है और इसको कोई नकार नहीं सकता है। आप ऑनलाइन भी पता करेंगे कि जो भी सतना जिले के औद्योगिक क्षेत्र है, वहाँ की जमीनों का क्या रेट है, वहाँ जो प्लॉट साइज बनाए गए उनके रेट क्या है, तो आपको पता चलेगा हजारों रुपए स्क्वायर फीट है। बिल्कुल अब वो कहाँ से ला के देगा? पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल है नहीं। इसलिए पड़े हैं, और जो बिक भी रहे हैं तो वो स्थापित लोग खरीद रहे हैं, जो पहले से डेवलप लोग हैं। नए उद्योग आप नहीं हो समझ ये पाएगा। देखिएगा कि एक ही आदमी 4 इंडस्ट्रियल एरिया में चारों जगह उसने प्लॉट ले रखा है, क्योंकि उसके पास कैपिटल है, उसने इन्वेस्ट किया। जिसको आवश्यकता है, जो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से नहीं, जो काम करने के हिसाब से प्लॉट लेना चाहता है, उसे नहीं मिलेगा। सारे इंडस्ट्रियल जोन अमरपाटन में भी है, एक नया बना बाबूपुर में, उधर भी है, यहाँ मटेहना में भी है, ऐसे 3-4 इंडस्ट्रियल जोन तो यही है। एक भी नए आदमी को जिसने नई शुरुआत करनी है उसको नहीं मिलेगा, या तो फैमिली हिस्ट्री है उसकी, या उसके पेरेंट्स हैं जो स्टेब्लिश है, उन लोगों ने वहां पे किया। और कुछ लोगों ने तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से प्लॉट लिया, कोई कोई प्रोजेक्ट ही नहीं लगा आज तक, पता है प्लॉट जमीन के रिव्यू। भाव बढ़ेंगे तो ले लेते हाँ, हैं अभी से। वो ले लेते हैं, वो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। तो जब उसमें भी व्यवसायीकरण हो रहा तो क्या करें? हमारे यहाँ के अकेले सांसद ने, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन्होंने मटेहना में आज से 10 साल पहले प्लॉट लिया था, बड़ी पाइप फैक्ट्री लगाई, बड़ा, और अकेले एक फैक्ट्री को डेवलप करने के लिए उद्योग विभाग ने 50 करोड़ की वहां सड़क भी बनाई होगी, रोड भी बनाई होगी, नाली भी बनाई होगी, सारे चीजें मुहैया कराई, सिर्फ एक इंडस्ट्री के लिए। अब तो ठीक है, धीरे धीरे अगल बगल बहुत सारे लोग डेवलप हो गए, लेकिन 10 साल पहले तो कुछ नहीं था, 5 साल पहले कुछ नहीं था। तो व्यक्तिगत हितों का ध्यान रख रही है सरकार, और उसमें बहुत सारा हक नौजवानों का मारा जा रहा है। सही बात है। वैसे अगर अपन रिकॉर्ड्स की बात करें तो जो अपना मध्य प्रदेश है आज के समय में, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश में है आज के समय में। उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश, अपन नाम बहुत आसानी से लेते, लेकिन अगर हम एक बार टैक्स कलेक्शन रेशियो पे जाएंगे ना, तो उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा टैक्स कलेक्ट करता है इंडिया में, उसके बाद बिहार है, उसके बाद मध्य प्रदेश है। जबकि उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन हमारे से कहीं अधिक गुना ज्यादा है, बिहार की हमसे कहीं ज्यादा है, लेकिन फिर भी बिहार में और मध्य प्रदेश में टैक्स कलेक्शन का जो रेशियो वो बहुत ज्यादा अलग नहीं है। मध्य प्रदेश में अकेले पिछले सत्र में 97,000 करोड़ रुपए का सिर्फ डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन की बात रखी गई थी, 97,000 करोड़। और वही जो सीएजी की रिपोर्ट आई थी मध्य प्रदेश की सत्र 22-23 की, उसके हिसाब से अकेले मध्य प्रदेश के ऊपर सिर्फ पब्लिक डेप्ट 2,23,000 करोड़ रुपए का है, सिर्फ पब्लिक के ऊपर डेप्ट है मध्य प्रदेश सरकार का। तो ये टैक्स बार बार कलेक्ट करने की जो नीति चल रही है, इनकी टैक्स खूब निकालो हमसे। जैसे एक छोटी चीज ले लेते हैं अपन, मध्य प्रदेश में इतनी बिजली बनती है आज के समय में कि कुछ रिकॉर्ड के हिसाब से 17,000 मेगावाट बनाने की बिजली मध्य प्रदेश की कैपेसिटी है, लेकिन 7,000 मेगावाट से ज्यादा नहीं बनाया जा रहा, लगभग लगभग 40% की कैपेसिटी रखे। वहीं मध्य प्रदेश दूसरे राज्यों को बिजली भी बेच रहा है, सरप्लस में आ चुका है मध्य प्रदेश। वहीं अगर हम घर पे बैठे हैं तो हमें 8.5 रुपए से लेकर 10 रुपए तक का वहां पे भाव मिल रहा है बिजली का। वहीं अगर दिल्ली को देख लेते हैं तो वहां 4.5 से लेकर 6.5 7.5 रुपए तक वही बिजली मिल रही है। तो चल क्या रहा, मतलब अपनी जनता को परेशान करने में लगे हुए हैं क्या? असल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब 2003 से 8 के बीच में बनी, और फिर 8 से 13 के बीच में जब बनी, उस समय पे बहुत सारे एमओयू साइन हुए उद्योग, प्राइवेट उद्योगपतियों से, और
जो रेट तय किया मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने कि हम आपकी बिजली इस रेट पर खरीदेंगे, उसके बदले में उनके बड़े निजी हित सिद्ध हुए हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री। उस समय के जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, उन्होंने अपने हितों को ध्यान में रखते हुए उस रेट पे एमओयू साइन। आपने 2008 में ही इस रेट की बिजली खरीद ली कि हम आपसे इतने सालों तक इस रेट पे बिजली खरीदेंगे, आप प्लांट लगाइए। आपने जमीन दी, आपने उन्हें परमिशंस दी, आपने उन्हें सब कुछ दिया और उनको एक सुविधा दी कि आप प्लांट लगाइए, हम इस रेट पे, मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट इस रेट पे बिजली खरीदेगी और वो जो खरीदी रेट है उससे तो ज्यादा ही उपभोक्ता को मिलेगा। तो इस गवर्नमेंट के लिए हम उपभोक्ता है, हम उनके 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 संतान नहीं है। संतान नहीं है, उनके जन नहीं है। वो हमारी मदद करने के लिए सत्ता में नहीं बैठे हैं। उन्होंने अपना व्यापार, अपना हित, निजी हित के लिए हम लोगों को सबको दांव पे लगा दिया। और उस समय ऊर्जा मंत्री कौन थे, उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? अगर आप पता करेंगे तो आप देखेंगे कि दोनों लोगों की ग्रोथ, दोनों लोगों की जो ग्रोथ है वो बाकी लोगों की तुलना में कहीं ज्यादा है। सही बात है। ठीक। और आज पूरे प्रदेश में लोग महंगी बिजली खरीदने के लिए मजबूर है, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार ने वो अनुबंध किया था, इसलिए मध्य प्रदेश को महंगी बिजली मिल रही है। और दिल्ली हो या यूपी हो, उनने तो अनुबंध किया नहीं। तो वो जो मार्केट का रेट है उस रेट पे बिजली खरीदते हैं, इसलिए वहां के उपभोक्ता को सस्ती। तो ये कॉन्सेप्ट आम आदमी को नहीं मालूम। रही बात टैक्स कलेक्शन का, तो हम क्षेत्रफल में तो यूपी बिहार के से बड़े या बराबर हो सकते हैं आसपास, लेकिन जो हमारी आबादी है वहां से कम है, पहली चीज। दूसरी चीज, हमारे यहाँ 30% से ज्यादा ट्राइबल इलाके हैं। बिल्कुल। ठीक। जहां पे लोगों का भरण पोषण बड़े मुश्किल से हो रहा है, तो वहां से टैक्स कलेक्शन की तो कोई उम्मीद गवर्नमेंट ना करे। बिल्कुल। ठीक। जो हमारे महानगर हैं, तो जो हमारे यहाँ माइनिंग है, वही हमारे यहाँ के टैक्स कलेक्शन के एक बड़े स्रोत है। तो अगर हम आप तुलना करेंगे तो हम उनसे कम होते हुए भी हम ज्यादा टैक्स दे रहे होंगे, हमारे यहाँ ज्यादा टैक्स होगा, क्योंकि वो स्टेट वाइज देखा जा रहा होगा। अब ये बताइए कि जहां पूरे देश में सरकार कह रही है कि हम 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, तो जब वो सरकार के राशन पे आश्रित है तो उनसे आप टैक्स की उम्मीद कैसे करोगे? सही बात है। फिर विकास कहाँ है, डेवलपमेंट कहाँ है, रोजगार कहाँ है? अगर आप 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं तो कहाँ है? या तो आप झूठा आंकड़ा दे रहे हो, उसके नाम पर आप गबन कर रहे हो गरीबी के नाम पर, बिल्कुल। या सही है ये आंकड़े, तो फिर आपका सबसे बड़ा फेलियर है, आपका फेलियर है। सरकार का सबसे बड़ा फेलियर है ये, कि 80 करोड़ लोगों को इतने दिनों के बाद भी आपको राशन देना पड़ रहा है। या तो झूठा है या तो फेलियर, दोनों में दोषी कौन है? सरकार। सरकार। और सरकार को चलाने वाले कौन है? आरएसएस के लोग। दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन अगर कोई है वो आरएसएस है, जो अपने आप को हिंदूवादी बोलता है। हिंदूवादी नहीं बोलता है, जो देश के टुकड़े करने पे लगा हुआ है। उनका तो कॉन्सेप्ट ही है ना, भारत को एक करना है, कौन से हिंदू भारत? राष्ट्र बनाना है। कौन सा भारत वो भाई? कहते कौन हैं सा भारत भाई? भारत तो बहुत पहले बन चुका है, भारत तो बहुत पहले से एक है। हमारे इसी भारत में हजारों सभ्यताएं आई और गईं, बहुत बड़ा इतिहास है। बहुत बड़ा इतिहास है। तो कौन सा भारत ये बनाएंगे?
इनके भारत में क्या होगा बताएंगे? इनके भारत में होगा क्या, ये बता सकते हैं क्या आरएसएस? राम राज्य आएगा। राम राज्य में क्या था, किसने देखा है? अब आगे तो बताते ही नहीं है ना क्या है भाई राम हमारी राज्य। धार्मिक आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। भाई हमारी जो धरोहर है उसका आपने मजाक बना दिया। तो ये करेंगे आरएसएस के लोग, ये करेंगे जिनको देश और देश के लोगों से प्रेम ना हो, वो आदमी कैसे अच्छा शासन कर सकता है? भाई महात्मा गांधी जी ने अहिंसा के रास्ते चल के देश को आजाद कराया, अहिंसा के रास्ते चल के देश में क्रांति पैदा की, स्वराज पैदा किया। जो छुआछूत था उसको कम करने के लिए पूरे देश में मुहिम छेड़ा। इस देश को एक इतना मजबूत लोकतंत्र दिया जिसमें आप अपना जनप्रतिनिधि चुन सकते हो और अगर गड़बड़ करे तो उसे बदल भी सकते हो। पंचायती राज स्थापित की कि आप अपने गांव का विकास खुद कर सके। सरकारों को बाध्य किया कि आप पंचायती राज को मजबूत करेंगे। आप उसी को बदलना चाहते हो, अच्छे काम को बदलने निकले हो आप। वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट ला रहे हैं पैसे बचाने के लिए। कैसे संभव है? ये देश अलग अलग राज्यों से मिल के बना देश है ना, संघ। हर जगह अपने नियम कानून थे। अरे अलग अलग बोली है, अलग अलग भाषा है, अलग अलग कल्चर है, अलग अलग भौगोलिक या प्राकृतिक डिसिप्लिन है, उसको कैसे बदलोगे? भाई आप गुजरात के आदमी को असम का खाना खिला सकते हो? नहीं खाएगा। भाई बंगाल में जो लोग, जिस ट्रेडिशन में जो लोग जीना खाना रहना पसंद करते हैं, उन्हें आप कश्मीरी बना दोगे? प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। नहीं है ना। तो इसलिए तो इसे भारत को यूनियन टेरिटरी का दर्जा है। जो जिसे हम केंद्रीय कहते हैं वो केंद्रीय नहीं है, वो यूनियन मिनिस्ट्री है। क्या? यूनियन। यूनियन मिनिस्ट्री। अगर आपने कभी देखा होगा, आप इतिहास को, अपने संविधान को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये अलग अलग राज्यों को जोड़ के बना एक देश है। यूनियन ऑफ स्टेट्स पूरा कॉन्सेप्ट ही है। यस, है ना, आपने पढ़ा होगा। बिल्कुल। तो जिस दिन लोग समझ जाएंगे उस दिन उस तरीके से बात करेंगे। इनको ये पढ़ा नहीं है, ये इनको सिर्फ घृणा करना आता है, तो वो उसी भाव से देखें। भाई कहते हैं ना, जब आदमी दिमाग में गुस्सा हो, अंदर गुस्सा हो, तो अच्छे निर्णय नहीं ले पाता। तो उनके दिमाग में वही गुस्सा भरा हुआ है। भाई धर्म में हमारे ईस्ट जो हैं वो सब अपनी अपनी भाषा, अपनी अपनी भावनाओं और अपने अपने जो उनका सबका जन्म है या उनके पूर्वज हैं, जो परंपरा चली आ रही, तो सबके अलग अलग है। हम सबको एक जैसा मानने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं कर सकते, नहीं कर सकते हैं। है ना। अपनी सहमति से भी हो जाएंगे, वो भी थोड़े टाइम बाद अडेप्ट होके होंगे। यस, एकदम से तो नहीं होंगे। भाई वो बेहतर से बेहतर व्यवस्था हर इंसान चाहता है। बिल्कुल। एक इंसान ही इस प्रकृति में एक ऐसा जीव है जो सुधार करता है, डेवलपमेंट करता है, अपने जीवन में बदलाव चाहता है। बाकी कोई ऐसी प्रजाति नहीं है जो अपने जीवन में बदलाव चाहती है। शेर अपनी जिंदगी जीना चाहता है, बकरी अपनी जिंदगी जीना चाहता है, लोमड़ी अपनी जिंदगी जीना चाहता है, हाथी अपनी जिंदगी जीना चाहता है। वो बदलाव नहीं चाह रहा, जैसा है वैसा है। लेकिन इंसान एक ऐसा जीव है जो अपने जीवन में निरंतर सुधार और बदलाव करता है। जब उसे लगेगा बदलाव का, तो करेगा, अपने से करेगा। तो सर अभी मतलब कुछ योजनाएं हैं सरकार की, उनकी ना ग्राउंड रियलिटी क्या है ना, इसके बारे में जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है मेरे हिसाब से आज के समय में। जैसे सतना में उनकी क्या स्थिति जानना चाहूँगा। जैसे
एक आयुष्मान योजना है, एमपी जय योजना करके लोगों ने निकाल दी। मतलब ये योजना बहुत ही असमंजस में है, कहीं पे लागू है, कहीं पे नहीं लागू है, जहाँ लागू है वहाँ अच्छे से नहीं लागू है, जहाँ अच्छे से लागू है वहाँ पे बहुत अच्छे से लागू है कि सेवा कुछ हो रही है, दाम कुछ दिखाए जा रहे हैं। देखिए सतना में तो आयुष्मान योजना का एक भी अस्पताल नहीं है। है ही नहीं। नहीं, जहाँ पे आयुष्मान के कार्ड मान्य हो। मजबूरी में जो लोग हैं जिनको आयुष्मान कार्ड के माध्यम से इलाज कराना है, उनको बाहर जाना पड़ रहा है। कोई भोपाल जा रहा है, कोई रीवा जा रहा है, कोई जबलपुर जा रहा है। और आयुष्मान कार्ड कई बार स्टेट के बाहर के अस्पतालों में मान्य नहीं है। अगर यहाँ का आयुष्मान कार्ड धारी है और दिल्ली में इलाज करा रहा है तो उसको दिल्ली में स्वीकार ही नहीं है, कहाँ जाए वो। तो आयुष्मान कार्ड दे तो दिया, लेकिन उसका लाभ लोग नहीं ले पा रहे हैं, उसका फायदा नहीं हो पा रहा। आज भी बीमारी के चलते लोगों की जमीनें बिक रही हैं, बीमारी के चलते लोगों के ऊपर कर्ज का बोझ बढ़ रहा है, और बहुत सारे इसमें जो ऐसे गिरोह हैं जो सीधे साधे लोगों को बीमारी के नाम पे लूटते हैं, वो गिरोह भी बहुत तेजी से फल फूल रहा है इस प्रदेश में, इस जिले में, इस शहर में। क्योंकि सही बात है, हम लोग देखा, मतलब मेरे कुछ भैया हैं तो भोपाल वगैरह में एडमिट रहे, तो 2 घंटे 3 घंटे के लिए एडमिट हो रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम हुई, बिल अच्छा खासा बना रहे हैं उसका, मतलब 5 लाख की लिमिट बना रखी है। वही करो, जैसे एक इनकी सीएजी की रिपोर्ट भी आई थी आयुष्मान योजना के लिए कि 7.5 लाख लोगों के रजिस्ट्रेशन सिर्फ एक ही नंबर में है, 99999999 करके, और 10 लाख लोग ऐसे हैं जिनका एकदम रैंडम नंबर पर रजिस्ट्रेशन है। कुछ कुछ तो ऐसे, जैसे ठीक है एक परिवार के लिए होती है योजना, 5 लाख का सुविधा देने के लिए बात हुई थी, 4 लोग होते परिवार में, 5 लाख होते, 200 लोग एक नंबर पर रजिस्टर्ड है एक परिवार के। तो ये चल क्या रहा है, मतलब स्कैम चल रहा है क्या ये सरकार का सबसे बड़ा फेलियर है कि इन्होंने जनता के सुविधाओं के नाम पर, कि ये सरकार जनता को सुविधा दे रही है, उसके नाम पर हर मोड़ पे ठगी हो रही है। देश के प्रधानमंत्री अपने हर भाषण में टारगेट करते हैं कांग्रेस के शासनकाल की, है ना, कि जब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे तो ऐसा हुआ, नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे तो ऐसा हुआ, इंदिरा जी प्राइम मिनिस्टर थी तो ऐसा हुआ। और जो करप्शन का स्तर है, वो मैं कहता हूँ कि पहले तो टेक्नोलॉजी का अभाव था, इसलिए करप्शन हो जाता था। संचार का अभाव, संसाधनों का अभाव, टेक्नोलॉजी का अभाव, इसलिए करप्शन हो रहा था। अब तो टेक्नोलॉजी का उपयोग करके करप्शन हो रहा है, और ये सरकार देख रही है और उन्हें संरक्षण दे रही है। महीना कितने दिन का होता है? 30 दिन का, 31 दिन का। फोन कंपनियों का महीना 28 दिन का क्यों होता है? जिससे साल में 13 बार रिचार्ज कराना पड़ जाए। है ना, एक महीना ही बढ़ा लिया उन्होंने। सही बात। ये किसके सामने हो रहा है करप्शन? भाई अगर आप महीने का रिचार्ज के नाम पे 28 दिन का रिचार्ज दे रहे हैं, तो आप उसे 30 दिन क्यों नहीं कर सकते, 31 दिन क्यों नहीं कर सकते? बीएसएनएल का बिल आता था तो वो 30 दिन का महीना हो तो, 31 दिन का हो तो, 28 दिन का महीना हो तो। भाई हमारे लिए फरवरी साल में एक बार आती है, टेलीकॉम वालों ने तो 12 महीने ही फरवरी बना दिया सही बात है। तो ये किसके, ये कौन है, गवर्नमेंट कौन है, कौन चला रहा है? मिनिस्ट्री अब चला अब रही है। इसको इस पे पहले बीएसएनएल के जमाने में मुश्किल से कुछ गिनती के कनेक्शन थे जिनको आप गिन सकते थे, 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़, ऐसा। अभी तो जितनी पॉपुलेशन है उससे 2 गुना ज्यादा नंबर है। सही बात है। मतलब एक एक आदमी 2-2 3-3 नंबर चालू करके रखा है। तो सोचिए कितने लोगों के साथ लूट हो रही है। तो एक रिचार्ज भी अपन कराने जाए तो प्लेटफॉर्म फी के नाम पे 1 रुपए 2 रुपए चार्ज कर रहे हैं अलग से। तो आप किस तरीके से लोगों को लूट रहे हैं, किस तरीके से लोगों को मतलब उनका भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनकी जमा पूंजी को आप हड़प रहे हैं। सही बात है। तो है,
ये बात मैंने पहले ही कही कि 80 करोड़ लोगों को आप राशन दे रहे हैं, तो फिर विकास कहाँ है? कर अगर विकास है तो फिर ये झूठे आंकड़े क्यों हैं? बिल्कुल। पहले हमें कोई चिट्ठी लिख के भेजना होता था तो हमें समय लगता था, 1 दिन 2 दिन 3 दिन। अब तो मिनटों का काम है, विद इन कुछ सेकंड में मेल पहुंचते हैं, विद इन कुछ बिल्कुल। सेकंड में वीडियो पहुंचते हैं, विद इन कुछ सेकंड में बात होती है, जिससे चाहो जब चाहो जहां चाहो। उसके बाद भी ये भ्रष्टाचार क्यों? पूरे शहर में हमारा, मैं एक छोटे से शहर की बात कर रहा हूँ कि स्मार्ट सिटी के नाम पे पूरे शहर में कैमरे लगे हैं, हजारों की संख्या में। उसके लिए एक कंट्रोल रूम बनाया है करोड़ों रुपए खर्च करके, लेकिन एक भी अपराधी आज तक नहीं पकड़ा गया। जब बहुत ज्यादा दबाव होता है, जब प्रशासन के बहुत ज्यादा नाक की बात आ जाती है कि पुलिस के नाक की बात है, तो फिर उसी का सहारा लेते जाके। भाई अगर आप रोज हर एफआईआर पे, हर शिकायत पे अगर आप उस सीसीटीवी कैमरे का इस्तेमाल करें तो लोग को सुविधा मिलेगी ना, गलत क्या है सही क्या है। सही बात है। भाई जो पुलिस कर रही है वो सही है क्या? आज सतना का जो ट्रांसपोर्ट व्यवसायी है, उसे अगर सतना में गाड़ी चलानी है तो उसे सरकार को टैक्स देना पड़ता है, गुंडा टैक्स देना पड़ता है, थाने का अलग, आरटीओ का अलग। ये किसके शासनकाल में हो रहा है? कहाँ जाए वो अपनी गाड़ी लेके? मान लीजिए हमारे पास एक ट्रक है, उससे चला के, उससे व्यवसाय करके मैं अपना परिवार का भरण पोषण करता हूँ, तो मैं उसके लिए थानेदार को, मुझे जहाँ जिस जिस थाने से वो ट्रक गुजरेगा उस थानेदार को हमें महीने का पैसा देना। ये व्यवस्था किसके शासन का? ये पूरी चीजें सतना में चल रही हैं आज के हर समय? जगह चल रही, पूरे देश में चल रही, पूरे देश में चल रही है। माइनिंग का यही हाल है। हजारों, लाखों, करोड़ों रुपए इन इंडस्ट्रियों के माइनिंग की रेवेन्यू, या क्या कहते हैं उसको, रॉयल्टी, जो गवर्नमेंट को देनी है, पेंडिंग है। करोड़ों रुपए बिजली की बिल देना गवर्नमेंट को पेंडिंग है। उनका कनेक्शन तो नहीं काटा जाता, उनकी गाड़ियों का तो चलान नहीं होता। कोई एक रिकॉर्ड बता दीजिए जब बिरला फैक्ट्री, प्रिज्म फैक्ट्री, केजेएस, किसी भी फैक्ट्री के किसी भी ट्रक का ओवरलोड के कारण चलान हुआ। न्यूज भी नहीं आती कोई ऐसी, हो ही नहीं रहा है। हो ही नहीं रहा है। और यहाँ 1 टन अगर किसी के माल में ज्यादा हो तो उसे सीधे कोर्ट में खड़ा कर देते हैं उसका ट्रक। पुलिस की ताकत आप देखो, देखना है तो वहां देखिए। उद्योगपति के काम में नहीं दिखेगी ताकत। उद्योगपति के काम में, उद्योगपति को सलामी ठोकने जाते हैं बड़े बड़े आईएएस आईपीएस। एक कार्रवाई हुई हो बताइए पिछले कई सालों में, माइनिंग को लेकर या ओवरलोड को लेकर, या जो भी भाई, अब जैसे शराब को लेके चलिए कि शराब ठेकेदार है, जिसने ठेका ले लिया है, दुकान है उसके पास, गली गली चौराहे चौराहे में शराब बिक रही है। किसकी निगरानी में बिक रही है? किसकी सरकार है? सरकार तो कहती है कि उनकी नजरों से कुछ नहीं छुपता है। भाई सरकार वास्तव में नहीं छुप सकता है, लेकिन जब सरकार सो रही हो, अपराध को बढ़ावा दे रही हो, भ्रष्टाचारियों को तवज्जो दे रही हो, उनका संरक्षण कर रही हो, तो फिर उनको डर किस चीज का? इसी से रिलेटेड एक और बात आई थी, जल नल योजना। जी। जल नल योजना में ये हाइड्रो टेस्टिंग के नाम पे बहुत बड़ा ये फेरबदल किया जा रहा है। टेस्टिंग के नाम पे मतलब दिखा कुछ रहे हैं, पानी कहीं से निकल रहा है, रीडिंग कुछ आ रही है। इसके बारे में आपको क्या कहना नल जल योजना, देखिए एक बड़ी महत्वाकांक्षी योजना थी कि हम अपने नागरिकों को साफ पानी पिला सकें। हाँ, क्योंकि हमारे यहाँ सूखा अकाल सब पड़ता है, और कई बार लोग पीने के पानी के लिए मोहताज हो जाते हैं। बहुत सारी आपने कहानियां सुनी होंगी, बहुत सारी फिल्में बनी हैं उस पर है जी? कि पानी पीने का नहीं मिल रहा है। और अभी तक तो स्थिति ये थी कि गांव का आदमी, किसान, मजदूर मजबूर था वो पानी पीने के लिए। जैसे जहाँ पशु पक्षी पानी पी रहे थे, वहां पर इंसान भी पानी पी रहा
आपने बहुत सारे ऐसे घटनाक्रम देखे होंगे कि तालाबों में, नदियों में एक घाट पे जानवर पानी पी रहा है, वहीं बगल में इंसान। जी। तो साफ पानी देने की मंशा थी, लेकिन नल जल योजना के नाम पे आपने पानी की टंकी बनाई, आपने गलत तरीके से पाइपलाइन फिट की, ठीक। और अगर पानी मिल गया तो क्या आपने ये चेक किया कि ये पानी पीने लायक है इंसानों के? पानी तो वही दे रहे हो आप, कोई ट्रीटमेंट प्लांट है क्या कि पानी प्योर है, पीने लायक? लोग 30-30% तक टैक्स देते हैं गवर्नमेंट, देते हैं ना, बिल्कुल अपनी दे रहे हैं कमाई सर, का समय। 30%, 20%, 25%। ऐसा कोई आदमी नहीं है इस देश में, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो आदमी टैक्स के दायरे से बाहर हो। अगर वो नमक भी खरीदता है तो टैक्स उसमें शामिल होता है, दवाइयाँ खरीदता है तो टैक्स उसमें शामिल होता है, किताबें भी खरीदता है तो टैक्स शामिल होता है, वो चाहे भले बीपीएल कार्डधारी हो, वो चाहे भला ही बीपीएल कार्डधारी हो, जी। लेकिन वो टैक्स देता है। और उसे आप साफ पानी नहीं पिला पा रहे हो, उसका आप इलाज नहीं करा पा रहे हो, उस गरीब के बच्चे को शिक्षा नहीं दे पा रहे हो, ये किसका फेलियर है? सरकार का फेलियर है। कौन है प्रधानमंत्री? क्या इसकी बात आएगी? मोदी जी बोलेंगे क्या? आरएसएस के लोग बोलेंगे? अब वो मन की बात के आगे कुछ बात बोले तो समझ में आ जाए। वो उनके मन की बात हो सकती है। मन तो वहीं लगता है ना जहां आदमी पला बड़ा होता है। मन कहाँ लगता है? आपका मन लगता होगा ना कि हम यार गांव में जाएं, अपने मम्मी पापा घर परिवार के साथ रहें, बिल्कुल। क्योंकि आप वहां पले बढ़े। वो भी आरएसएस की गोद में पले बढ़े, उनका मन तो वहीं लगा रहता है। उनका मन यहाँ जनता के लिए थोड़ी है या गरीबों के लिए थोड़ी है। वो जिस शहर में पले बढ़े हैं ना, जिस शहर में, वहां की व्यवस्थाएं अलग थी, वो डेवलप शहर था। पूरा देश उस नजर से नहीं देखा जा सकता। लेकिन मोदी जी के बारे में थोड़ी सी चीज़ कहना गलत नहीं होगी कि वो उस जगह पले बढ़े, क्योंकि हर बार वो क्लेम करते, कभी क्लेम करते मैं पठानों का बच्चा हूँ, कभी कहते हैं मैं इनके साथ मेरे इतने सालों के संबंध हैं, कई मैं इतने सालों, तो असलियत क्या ही रहे किसके साथ में, तो लॉजिकल तो देखिए, समझ नहीं आता है। असल में देखिए क्या है, वो डायलॉग बहुत अच्छा बोलते हैं। अगर वो फिल्म इंडस्ट्री में होते तो शायद सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की जगह नरेंद्र मोदी होते, है ना। जी। अमिताभ बच्चन को अभी हम लोग सदी के महानायक के रूप में जानते हैं कि अच्छे कलाकार हैं बिल्कुल। और बड़ी अच्छी एक्टिंग करते हैं, बड़े अच्छे उनकी आवाज है। तो अगर शायद मोदी जी फिल्म इंडस्ट्री में चले जाते तो अमिताभ बच्चन का पत्ता कट जाता, राज कपूर जी का भी कट गया होता अभी तक। सबका कट गया होता, फिर तो कोई बचता ही नहीं। तो वो बड़े अच्छे कलाकार हैं, बहुत अच्छी उनकी भावना है, बहुत अच्छा बोलते हैं, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री हैं। तो हर नागरिक की एक मर्यादा होती है कि एक लिमिट तक ही हम लोग बोल सकते हैं, बिल्कुल। बोलना चाहिए। क्योंकि अगर मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं होते तो फिर उन पे आदमी खुल के बोल सकता था, लेकिन चूंकि प्रधानमंत्री हैं और आज का दौर है, तो उनकी नीतियां, उनके जो डिसीजन है, उनके जो काम करने के तरीके हैं, जिस उम्मीद से जनता ने उनको सपोर्ट किया, उस पर वो बिल्कुल। फेलियर है उनका। और मैं एक सामान्य आदमी के रूप में, एक मैं राजनीति के विषय में भी नहीं जोड़ता कि मैं राजनीति में हूँ या नहीं हूँ, किस दल से हूँ, किस पार्टी से, एक तरफ उस बात को मैं एक तरफ भी रख दूं। सामान्य आदमी के रूप में भी अगर मैं देखूं कि देश की सरकार या प्रदेश की सरकार की नीतियां कैसी हैं, तो हमें ये लगता है कि अगर हम इनके भरोसे रहेंगे तो हमारे आने वाली पीढ़ी, मतलब हम मजबूर हो जाएंगे, या तो हम डेवलपमेंट का सपना छोड़ दें, बदलाव का सपना छोड़ दें, या तो हम देश छोड़ दें। सही बात है, क्योंकि ना तो नौकरी कर सकते ढंग से, भाई ना आज तो उद्योग कर पा रहे हैं। एजुकेशन पॉलिसी क्या है? पॉलिसी ही नहीं है। प्रैक्टिकली बात ये है कि पॉलिसी है ही नहीं। हम लोग की अगर बात करें शिक्षा में, हम लोग को कितनी ज़्यादा आप एक प्रॉब्लम है। देश एक चुनाव की बात कर रहे हो, एक देश एक शिक्षा की बात नहीं कर पा रहे नहीं कर पा रहे हैं ढंग से। हो। मतलब भाई आप एक अगर, देश एक शिक्षा की अगर बात हो जाए तो भाई गरीब अमीर, छोटा बड़ा, सरकारी प्राइवेट, दिल्ली हो या कोई गांव हो, कोई जंगल में स्कूल हो, जो हमारे फॉरेस्ट एरिया हैं, जो हमारे
बहुत सारे ऐसे एरिया है देश के जहाँ पे ट्राइबल इलाके हैं, उन स्कूल की शिक्षा और दिल्ली के स्कूल की शिक्षा अगर एक जैसी हो जाए तो जब भी वो बच्चे एक साथ मिलेंगे तो कभी उनको भेदभाव नहीं होगा ना उनके दिल दिमाग, क्योंकि सबने एक ही शिक्षा ली होगी। लेकिन अभी तो है शिक्षा का व्यवसायीकरण इतना बढ़ता जा रहा है, इतना बढ़ता जा रहा है कि सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता को देख के लोग मजबूरी में उन व्यवसायीकरण में फंस रहे। बिल्कुल। भाई मोदी जी गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हैं, शायद सरकारी स्कूल नहीं पढ़ा होगा उन्होंने, गवर्नमेंट की स्कूल नहीं पढ़ा होगा। तो एमए भी किए ना हिस्ट्री से वो तो जिससे जिससे भी किया है, जो भी किया, कहाँ से किया है भाई? उन्होंने अंबानी की स्कूल से तो पढ़ाई नहीं की, बिल्कुल सही बात है ना? तो गवर्नमेंट स्कूल की जो एजुकेशन की क्षमता आज से 50 साल पहले, 60 साल पहले थी, क्या वो अब बची? क्या वो विश्वसनीयता बची? क्षमता तो वही है, विश्वसनीयता नहीं बची है। टीचिंग का स्तर भी खत्म हो गया, क्योंकि हमारे जो टीचर्स हैं उनके हजार काम हो जाते हैं एजुकेशन के अलावा, सही बात। बच्चों को पढ़ाने के अलावा उनके पास हजार काम। कोई भी सरकारी काम होगा वो टीचरों को सौंप दिया जाएगा, क्या आप करोगे? इसी से रिलेटेड एक और बात है, जैसे मैं आपके पिताजी के बारे में बहुत सारी जानकारी मेरे को मिली थी, पढ़ा भी उनके बारे में, तो पता चला कि अपने शैक्षणिक जीवन में छतरपुर गए थे लॉ की पढ़ाई करने के लिए। जी हाँ। और फिर उसके बाद राजनीति में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, उसके बाद लॉ आधे में ही छोड़ के वापस आ गए थे। उन्होंने मतलब अगर वो समय हम देखें और आज का समय देखें तो उस समय पे राजनीति में उतरना कठिन था, सामाजिक प्रॉब्लम थी, लेकिन हम आ सकते थे। लेकिन आज के समय में अगर हम कोशिश करें कि राजनीति में आना चाहते हैं, जैसे मैं ही बताता हूँ, मैं किसी लॉ कॉलेज में, एक लॉ कॉलेज में हूँ, मेरे साथ के कई सारे लोग हैं, पूरे इंदौर के जितने भी लगभग लगभग दूसरे कॉलेज के बच्चे सारे जुड़े हुए हैं। तो जैसे कोई बच्चा राजनीति में आगे आना चाह रहा है तो उसको सबसे पहले दबाया जाएगा। उसका कारण है कि ये बच्चा राजनीति में आ गया और कॉलेज के खिलाफ आवाज उठाया, बच्चे उससे क्या बोलते हैं प्रभावित होंगे और ऑब्जेक्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट करेंगे तो इनके घाटे होना शुरू हो जाएंगे। सेम चीज जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे डीएवीवी है अपनी आज के समय में यूनिवर्सिटी इंदौर पे, हमारा एग्जाम जो एग्जाम जनवरी में हो जाना चाहिए था 7 सेमेस्टर का, वो जाके हमारा सितंबर में हुआ है, 9 सितंबर को खत्म हुआ है। जो एग्जाम हमारे जून में खत्म हो जाने चाहिए, जो हमारी डिग्री खत्म हो जाना चाहिए, वो एग्जाम जुलाई में खत्म होते हैं, हमारी डिग्री मार्कशीट आते आते अक्टूबर, हमारे तो सीनियर बैच के अभी तक नहीं आई है। और अगर उसके लिए ऑब्जेक्ट कर दो, कोई भरोसा नहीं कब इंटरनल्स गायब हो जाए। कॉपी की चेकिंग होती है हमारी, लिख के आ रहे हैं हम 40-40 पेज लिख के आ रहे हैं, 50-50 पेज लिख के आ रहे हैं, हमको 20-20 नंबर दे के रखे हैं। कॉपी का रिवैल्यूएशन करा रहे हैं, पता चल रहा है इन्होंने 20 पन्ने चेक ही नहीं किए। उसके ऊपर अगर आवाज उठा रहे हो तो आप राजनीति कर रहे हो। मतलब अगर आप राजनीति में घुस रहे हो, राजनीति को इतना गंदा क्यों बनाया जा रहा है? भाई राजनीति जरूरी है देश चलाने के लिए। लोकतंत्र जो है हर जगह होना चाहिए। बिल्कुल। देश आजादी जो मिली वो इसलिए मिली थी कि इस देश में लोकतंत्र बहाल हो। चुनाव आजादी के पहले भी होते थे, शायद ये कम लोगों को मालूम है कि आजादी के पहले भी चुनाव होते थे। उनके तरीके क्या थे, और आजादी के बाद जो चुनाव हुए उनके तरीके क्या हुए, दोनों में बहुत अंतर है। छात्र संघ के चुनाव शुरू से हो रहा है जी, है ना? देश में अलग अलग हिस्सों में आपने देखा होगा, चाहे वो दिल्ली हो, महाराष्ट्र हो, अपने मध्य प्रदेश में भी जब तक हम लोगों ने पढ़ाई की तब तक छात्र संघ के चुनाव हुए। और जब हमारे पिताजी लोग स्टूडेंट थे तो उनके समय के छात्र संघ के चुनाव का तरीका अलग होता था जी। तब तो यूनिवर्सिटी का भी चुनाव होता था, इंडिविजुअल कॉलेज का चुनाव तो होता ही होता था। तो एक लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए ये सारी व्यवस्था थी कि इस मतलब पढ़ाई के समय ही उसे लोकतंत्र का आभास हो। बिल्कुल, अपने अधिकारों का ज्ञान हो। भाई अगर लोकतंत्र नहीं होता, लोकतंत्र नहीं होता तो क्या आज जो हमारे ट्राइबल इलाके हैं क्या उनका डेवलपमेंट होता? क्या हमारे गांव का डेवलपमेंट होता? नहीं होता। सत्ता तो पहले भी थी, जी। कभी अंग्रेजों की थी, कभी राजा रजवाड़ों की थी,
तब डेवलपमेंट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि लोकतंत्र नहीं था, नहीं था। उन्हें जरूरत नहीं थी आपके वोट की, आपके सहयोग की, आपकी भावना की, आपसे रिश्ता बनाने को ही हो सके। राजतंत्र का कुछ तो फेलियर रहा होगा ना, जिसके कारण लोगों ने लोकतंत्र को स्वीकार किया। एक से एक राजघराने डूबते हुए दिखे। वो राजघरानों ने अपनी मानसिकता भी बदली, काम भी बदले, तरीके भी बदले। जी। कितने राजघराने या कितने उनके वंश के लोग हैं जो आज जनप्रतिनिधि हैं, क्योंकि उन्होंने लोकतंत्र को स्वीकारा ना। बिल्कुल। जिन लोगों ने नहीं स्वीकारा उन राजतंत्र का लोग नाम नहीं जानते। एक तरीके से देखा जाए तो जिन राजाओं के यहाँ सेवा भावना थी, जैसे अपने रीवा के ही राजघराने पूरा ले लेते हैं, अच्छा इतिहास रहा है। भाई वो लोकतंत्र को स्वीकार किए। बिल्कुल। आज तीसरी चौथी पीढ़ी होगी जो लगातार लोकतंत्र का हिस्सा है। बिल्कुल। ठीक, ऐसे बहुत सारे ऐसे राजा या राजाओं के परिवार हैं जिन्हें लोकतंत्र से कोई लेना देना नहीं है, और उन्हें हम आप या नई पीढ़ी जो है नहीं जानती उनके बारे में। तो लोगों ने जो लोकतंत्र चुना था, छात्र संघ के चुनाव होते थे, और छात्र संघ के बाद आदमी पंचायती राज होता था, विधानसभा स्तर का होता था, लोकसभा स्तर का होता था, राज्यसभा के चुनाव होते थे, देश के राष्ट्रपति का चुनाव होता था। ये सारी व्यवस्था लोकतंत्र का हिस्सा थी। तो सब एक दूसरे से रिश्ता बनाने और निभाने के लिए तत्पर रहते थे। तत्पर रहे। एक व्यवस्था बनाई गई थी कि लोगों के अंदर प्रेम भाव, समानता, भाईचारा मजबूत हो, एक साथ में रह के आगे प्रगति कर सके, प्रगति। राजनीतिक स्तर भी अपना बढ़ाते रहे धीरे धीरे। पहले लोकतंत्र नहीं था तो कोई किसी के दरवाजे पे जाता ही नहीं था, किसी को सामाजिक सुधार की चिंता ही नहीं थी। कुछ महापुरुष थे हमारे जो बेचारे अपने उनकी भावना या उनकी आत्मा से उन्होंने सामाजिक सुधार से जो काम किए वो उनका पर्सनल एफर्ट्स था, कोई संवैधानिक व्यवस्था नहीं थी उसकी। बिल्कुल। भाई आप देखिए समय समय पे, चाहे राजा राम मोहन राय हो, चाहे बाबा साहब। महात्मा फुले हों, चाहे सावित्री फुले हों, चाहे पेरियार जी हों, चाहे नारायणा गुरु हों, चाहे खड़गे जी हों, गाड़गे, संत गाड़गे जी हों, गाड़गे जी। फिर अगर देखें तो बिरसा मुंडा जी को देखें, फिर देखें तो अवंतीबाई लोधी, लक्ष्मीबाई, महारानी लक्ष्मीबाई, जी। सबने तो भाई उस समय कोई, ये उनके पर्सनल एफर्ट्स थे, जी। खुद की भावना थी देश के प्रति, समाज के प्रति, कुरीतियों के खिलाफ, तो उन्होंने काम किया। आज हम उन्हें सम्मान से याद करते हैं। कहीं ना कहीं आज को इस देश को बनाने में उनका योगदान है। महात्मा गांधी और आज़ादी की लड़ाई में लड़ने वाले तमाम जो महापुरुष थे, उनके लिए तो बहुत सारा चीज़ें लिखा गया, उनके चित्र भी हैं, उनके उन पे गवर्नमेंट ने बहुत सारे वो किए, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने काम किया और वो सामने नहीं है, आम आदमी उसे कई बार नहीं जान पाता है। आज हम लोग कोशिश यही रहती है कि हर भावना का हम लोग सम्मान करें, हर विचारधारा का हम लोग सम्मान करें, उसको समझें, तो गलत सही ये जो होगा सुधारा जाएगा, बनाया जाएगा उसे, लेकिन अंदर भाव तो अच्छे हो कम से कम। जब भावनाएं अच्छी होंगी तो मुझे लगता है रिजल्ट भी अच्छा होगा, परिणाम भी अच्छा होगा। जी। एक चीज और है, जैसे अपने सतना का मैं आंकड़ा देख रहा था एक बार छात्रों के बीच बैठ के, अपने सतना में से 30 में से एक लड़का होता है आज के समय में, एक छात्र होता है जो लॉ की पढ़ाई को आगे स्वीकारता है कि लॉ की पढ़ाई आगे करता हूँ, शायद प्रयोग में आ जाए या फिर कुछ होता है एक्सपेरिमेंटल, पर 30 में से एक ही होता है आज के समय, ज्यादा नहीं है सतना में। और अगर आप देखेंगे ना तो 100 में से एक लड़का होता है जो सतना से बाहर निकलता है लॉ की पढ़ाई करने के लिए। मैं कोर्ट कचहरी जाता रहता हूँ अच्छा खासा इंटर्नशिप एक्सपीरियंस लेने के बाद, अब दिखती मेरे को चीज़ें कि जैसे अपना सतना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो लेवल है, अगर अपन बाहर की कोर्ट से कंपेयर करें, वहाँ पे जो लेवल ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, लेवल ऑफ प्रेजेंटेशन है वो बहुत अलग है। पर इंसान लौटकर वापस सतना नहीं आना चाहता है, उसको दिख रहा है कि यहाँ पे आगे प्रगति नहीं है। ये जो चीज़ है कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये जुडिशियल सिस्टम को भी खराब करे सपना के, तो इसलिए आगे हम लोगों के प्रति जागरूकता कैसे बढ़ा सकते हैं? देखिए, जज तो लोकल नहीं होंगे, जज तो बाहर के ही होंगे, जी। है ना। तो जज जैसा डिसिप्लिन बनाएंगे
वकील उस डिसिप्लिन को फॉलो करेंगे। क्या होता है कि जो सामाजिक स्टेटस है उसको डेवलप करने में गवर्नमेंट का बहुत बड़ा योगदान होता है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट बना के देगी उसी पे आपको चलना है, उसी ऑफिस उसी कार्यालय में आपको बैठ के काम करना है। बिल्कुल। तो बहुत कुछ दोष इंफ्रास्ट्रक्चर का भी है, और मैंने पहले भी कहा कि यहाँ की गवर्नमेंट ने कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं किया है कि लोग यहाँ के लिए आकर्षित हो। आज जितने भी बड़े शहर हैं, अगर हम वहाँ के लिए चलो घूमने के लिए ही सोचते हैं तो कुछ ना कुछ तो बेहतर निर्माण होता है। हम लोग जाते हैं, समय देते हैं, जी। इच्छा होती है, मन में इच्छा जागती है चलो इसको देख के आए, चलो उसको फील करें। तो हमारे सतना में ऐसा कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट ने डेवलप नहीं किया जिसको लोग देखें और जिसका उपयोग करें। और जो जुडिशली का जिस तरह आपने बोला कि जो भी उन्होंने भवन बनाए, जो भी उन्होंने वकीलों के लिए जो भी चीज़ें बनाई, या आते हैं लेकिन पता नहीं क्या होता है कि सतना के एडवोकेट्स के चैम्बर ही नहीं बन पा रहे हैं। आप जाइए ना, कितनी प्रॉब्लम झेल रहे हैं यहाँ के बहुत एडवोकेट्स। सारे इश्यूज जो हैं वो गवर्नमेंट के ही खड़े किए हुए, बहुत सारे। मुझे ध्यान है कि लास्ट टाइम वहाँ पर लाइब्रेरी नहीं थी, तो लाइब्रेरी के लिए हम लोगों ने भवन निर्माण के लिए हमसे बोला था वकील साथियों ने, तो हम लोगों ने एक लाइब्रेरी बना के दी। अब सोचिए, यहाँ इतने जनप्रतिनिधि, इतनी सरकारें आई गई, लाइब्रेरी बना के नहीं दी। इतने सालों से चल रही है कोर्ट। भवन बनते भी हैं तो उन भवन की डिज़ाइन, ड्राइंग और निर्माण की जो गुणवत्ता होती है वो एकदम स्तर विहीन होती है, उस पर कोई इम्प्रूवमेंट नहीं। अब तमाम भवन देखिए जो बन रहे होंगे, पार्क बन रहे जी जी। होंगे, स्कूल्स बन रहे होंगे, उनका डिज़ाइन तो देखिए आप, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर तो देखिए, उनकी काम की गुणवत्ता तो देखिए। और शायद आधा यही एक। आधे देश में डिज़ाइन और बढ़िया इंजीनियरिंग और बढ़िया आर्किटेक्चर व्यवस्था दिखा के, फोटो दिखा के लोग बिजनेस कर रहे हैं, लोग अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं, और गवर्नमेंट उस पर ध्यान नहीं देती। गवर्नमेंट तो कह रही बस हम तो ऐसे ही करेंगे, जैसा चला रहा वैसे चल रहा, सुधार की कोई भावना ही नहीं है। ये भी एक मुख्य कारण है कि नई जनरेशन जो है एडवोकेट्स की, हमारी जो जनरेशन है, वो सपना में नहीं आना चाहती है। क्योंकि देखिए क्या है कि दो चीजें हैं, रिटायर कितने लोग हुए, रिटायरमेंट तो होता नहीं है, बिल्कुल। है ना। एडवोकेट का रिटायरमेंट तो होता नहीं, वो नहीं तो होता। जब तक वो कर सकते हैं वो करते हैं, बिल्कुल। है ना। और होता क्या है, जब रिटायरमेंट नहीं होता तो जो केस है उनकी तो एक सीमा है, बिल्कुल। उनके वकील भी लिमिटेड है। लिमिटेड है, फिक्स है। या मैं मुझसे पूछा जाए कि आपका वकील कौन है, मेरा वकील तो फिक्स बिल्कुल। है ना। तो कोई भी कोर्ट का काम होगा तो हम उन्हीं से संपर्क करेंगे। बिल्कुल। नया वकील, नए जो स्टूडेंट आ रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, शायद उनके पास हम ना जाएं, तो ऐसा भी होता है। और फिर सबकी एजुकेशन का, जैसे कंपनी लॉ किसी ने किया है जी। तो वो इंडस्ट्री, और जहाँ बहुत सारी कंपनियों के ऑफिस होंगे, कार्यालय होंगे, जहाँ उनका हेड ऑफिस होगा, वहीं पे उनका काम होगा मेरे ख्याल से। बिल्कुल। हाई कोर्ट में प्रदेश भर के लोगों का काम होता है, तो अपने जैसे मध्य प्रदेश में कई हाई कोर्ट हैं, तो अलग अलग जगह के लोग अलग अलग रहते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का काम की एक लिमिट है, बिल्कुल। तो वो हो सकता है। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर एक बड़ा वो है कि लोग यहाँ पे जो सुकून से काम करना चाहते हैं वो व्यवस्थाएं तो सरकार ने नहीं दी। जी। यही सबको देख रहा था मैं। तो फिर अभी मतलब मैं आपको बताता हूँ, मैं करेंटली इंदौर इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ में हूँ, फाइनल ईयर ओके, लॉ स्टूडेंट हूँ। और वहाँ पे छात्र संघ चुनाव भी हुए थे, फरवरी में वहाँ का अध्यक्ष भी बना था मैं। ओके, और अभी तक में हमारे यहाँ से निकले बहुत कम लोगों में से ऐसे हैं जो वहाँ पे जाके
तो हमारा भी मतलब एक मुद्दा था कि छात्रों को ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर मध्य प्रदेश में नहीं मिल पा रहा है जहाँ पे वो आज के समय प्रॉपर लिटिगेशन को अपनाए, या फिर लिटिगेशन अपनाए अपने घर से जुड़े, अपने जगह से जुड़े। जैसे मेरा सपना यही कि सतना जबलपुर में ही रह के मैं आगे अपनी सेवा दूं। इसी सब को लेके मतलब बहुत समय से मैं सोचा कि अपने समाज के लिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा है कि आज ही समय में इंसान इतना सक्षम है कि खाने पीने के लिए है हर इंसान के घर पे, हम जहाँ से हम जिस बैकग्राउंड से हैं। तो हमारे लिए ऐसा है कि खाने के लिए मिल रहा है, उसके बाद अपन जितना समाज को दे सकते हैं उतना देना चाहिए। इसी को लेके मैं एक एनजीओ बनाया हूँ अभी, न्याय समर्थन नाम से। आप इसका वीडियो देखिए। 140 करोड़ भारतीय, 140 करोड़ समस्याएं, सैकड़ों दुख, परेशानियां, कठिनाइयां, खुद के अधिकारों से अनजान होना, पैसे नहीं है इस कारण न्याय खोना। जो सक्षम है वो तो न्याय पाएगा, पर उसका क्या जो गरीब न्याय की भूख लिए फिर सो जाएगा। जो पढ़ा है लिखा है वो न्याय खोजते हुए नए दरवाजे खोल पाएगा, पर उसका क्या जो अशिक्षित न्याय लिख भी ना पाएगा। जो व्यक्ति आर्थिक रूप से धुतकार दिया जाएगा, क्या वो न्याय व्यवस्था में अपना विश्वास बनाए रह पाएगा। आपके अधिकारों से अवगत करना, आपके शोक को कानून की मशाल थमाना, आपकी बात को आवाज देना, आपको समर्थन देकर न्याय दिलवाना, हम है ना। 140 इस एनजीओ के थ्रू हम लोग ऐसा कर रहे हैं कि हमने टीम बनाई है। जितने असलियत में जो पिछड़े लोग हैं, जिनको कानूनी सेवा नहीं मिल पा रही, कानूनी सुविधा नहीं मिल पा रही है, उनको हम अपनी तरफ से कानूनी सुविधा देंगे, चाहे वो लेबर कोर्ट में हो, चाहे फैमिली कोर्ट में हो, चाहे हाई कोर्ट में हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हो, धीरे धीरे टीम बना के। इससे जो नई जनरेशन है ना, ये भी समाज से जुड़ पाएगी। हम लोग, हमारा ये टारगेट है। अभी करंट में इंदौर से काम इसका चालू हो गया है, और इंदौर के बाद धीरे धीरे इसको मध्य प्रदेश के हर जिले में हम बढ़ाना चाह रहे हैं। क्योंकि ऐसा है कि सरकार भी चला रही है, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी चला रही है, लीगल एड दे रही है। एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट आया था बीच में, इंडियन जुडिशियल सिस्टम में लीगल एड फॉर पुअर और पुअर लीगल एड, दोनों में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। गरीबों के लिए सेवा देनी है या फिर सेवा ही गरीब है पूरी, क्योंकि सेवा तो नहीं हो पा रही। आप आज भी जाइए कोर्ट कचहरी में, 100 रुपए के लिए लोग परेशान हो जाते हैं, बहुत प्रताड़ना सहनी पड़ रही। इस सब चीज को लेके हम आगे काम चालू कर रहे हैं, और सतना भी हमारी टीम बन रही है धीरे धीरे, सतना में भी आगे काम इसका चालू करेंगे। तो हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जैसे हम आपके पास भी आए हैं, तो आगे इस चीज में हमें कोई भी हेल्प चाहिए हम आपके पास आएंगे इसके लिए। बिल्कुल अच्छा लगेगा अगर मैं इस पे कुछ मदद कर पाऊँ, तो मुझे भी बिल्कुल अच्छी बिल्कुल, मैं लगेगी। आपके पास आऊंगा बिल्कुल इसके लिए। और जैसे कि हमारा सतना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का है, तो इसके लिए भी आगे मतलब देखा है वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल नहीं है। क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि आने वाली जनरेशन यहाँ तो रुके, क्योंकि एक इतना बड़ा एज गैप का वहाँ पे अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हो गया है कि आप देखिए, अगर आप वकील देखने जाएंगे तो 40 की एज के ऊपर वहाँ पे मिलेंगे, या तो आपको 22-23 के नीचे वाले मिलेंगे। एक बीच का एज ग्रुप पूरा का पूरा वहाँ से जा चुका है आज के समय में। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आने वाले समय में वही दरार फिर से बढ़ती जाए। इसके लिए भी आगे काम करने का सोच रहा बिल्कुल हूँ। उसमें क्रम होना चाहिए भाई। चक्र जो है वो समय के चक्र के हिसाब से मैच करना चाहिए। जी जी। और साथ ही में इसके जैसे युवा संवाद वगैरह होते हैं, लीगल अवेयरनेस कैंप्स होते हैं, फिर आपके क्या बोलते हैं, नुक्कड़ नाटक, गांव गांव जाके नाटक कर उनको दिखाते हैं चीज़ें कि भाई आप भी ये सेवा ले सकते हो, आपके ये अधिकार होते हैं। इन सबको लेके मैं प्रोग्राम भी चालू करूँ, तो सतना में धीरे धीरे उनको एक्सपेंड करूंगा, और सतना में भी मैं युवा संवाद वगैरह कराने का सोच रहा हूँ। तो उसमें मैं चाहूँगा बिल्कुल आप आएँ और हमारी हेल्प करें उसके लिए। बिल्कुल निश्चित, और होना भी चाहिए। और जो हमारे नौजवान हैं जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, या हमारे देश जिले का भविष्य है, समाज का नेतृत्व करेंगे वो आगे चल के, तो उनको अपना अतीत जरूर मालूम होना चाहिए। बिल्कुल और आज़ादी, लोकतंत्र, इस पे जरूर डिबेट होनी चाहिए, बिल्कुल। इसकी आवश्यकता। भाई आज़ादी, जैसे अभी कई बार होता है कि आज़ादी का मतलब ये होता है कि आज़ादी गरीब आदमी महसूस ही नहीं कर पा रहा है, बिल्कुल अशिक्षित आदमी आज़ादी का मायने नहीं समझ पा रहा, लोकतंत्र का मायने नहीं समझ पा रहा। तो आज़ादी जितनी अडानी और अंबानी को है ना, जो अपना डेवलपमेंट करें, कहीं भी जाके प्लांट लगा लें, कहीं भी जाके फैक्ट्री खोल लें, तो आज़ादी आपके पास भी है, बिल्कुल। गरीब आदमी के पास।
वो देश में कहीं भी जा सकता है अपने रोजगार के लिए, अपने व्यापार के लिए, अपनी उन्नति के लिए, अपनी तरक्की के लिए। ये देश पूरा उसका है। इस देश में उसे कोई सीमा रोक नहीं सकती। एक लाइन सुना था मैं किसी बहुत सीनियर इंसान की थी, इन इंडिया just be the accused and have plenty of money, you will have plenty of rights, don't be the victim, you won't have any rights। आप गलत काम कर रहे हो लेकिन आपके पास पैसे हैं, आपके पास बहुत अधिकार है, पर अगर आपके साथ गलत हुआ है तो आप भूल जाओ अधिकार। ये एक बहुत बड़ी धारणा बनती जा रही है लोगों के बीच में, और कहीं ना कहीं मैं भी देख रहा हूँ ये चीज़ जो आज के समय में हो रही है। क्या है, न्याय जब बिकने लगे, है ना, आज पूरी सरकार, पूरी गवर्नमेंट, पूरे देश का लॉ एंड ऑर्डर उद्योगपतियों के, बड़े उद्योगपतियों के, बड़े पूंजीपतियों की जेब में है। आप देखिए, जब चुनाव होते हैं तो कहते हैं प्रत्यक्ष चुनाव, हो ही नहीं पाते। एक तरफ इतना बड़ा महिमा मंडल, इतना बड़ा प्रचार तंत्र, इतनी बड़ी मशीनरी लग जाती है कि देश की सच्चाई, आम आदमी की जो सच्चाई है, जो जरूरतें हैं, वो छुप जाती है। मतलब आप सोचिए कि अभी लोकसभा चुनाव हुए कुछ महीने पहले, जी तो कितने हजार करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। ठीक, जबकि चुनाव में लिमिट है कि एक कैंडिडेट इतना खर्च करेगा। मान बिल्कुल। लीजिए लोकसभा का एक प्रत्याशी 80 लाख 85 लाख रुपए खर्च कर सकता है, बिल्कुल। ठीक, लिमिट है उसकी। तो जब 1000 करोड़ रुपए खर्च हुआ है, 545 सीटें हैं, तो अगर डिवाइड करें तो कितना हुआ एक सीट पे? पर सीट पे 2 करोड़ एवरेज आ गया। दो सीट, दो आराम से, भाई कैंडिडेट जितने लड़ेंगे, अगर कैंडिडेट के हिसाब से आप डिवाइड करें तो बहुत छोटा आंकड़ा है। कितना? तो जब ये कौन सा नियम है, फिर ये पाबंदी बनाने की क्या जरूरत थी? फिर ये हिसाब किताब लेने की क्या आवश्यकता थी? आप प्रत्याशी से तो कह रहे हो कि 80 लाख रुपए में आपको चुनाव लड़ना है, ये लिमिट है। विधानसभा के प्रत्याशी से कहते हो कि आपको 25 लाख में चुनाव लड़ना है, ये लिमिट। तो पार्टियों की लिमिट क्यों नहीं है? सही बात है। आप हजारों करोड़, सैकड़ों करोड़ के विज्ञापन दे रहे हो रोज अखबारों में, उस पे लिमिट क्यों नहीं? तो कहाँ है हम अभी, कहाँ है फिर लोकतंत्र हमारा, कहाँ जाएगा? आम आदमी के डेवलपमेंट कैसे होगा? लोकतंत्र वो डेमोक्रेसी से, और देखिए, सरकार तो वहीं से चुनी जानी है, व्यवस्था है लोकतंत्र की। तो जब आप लोकतंत्र को प्रभावित कर दोगे पैसे से, लोकतंत्र को पैसे, इतने अधिक पैसे खर्च करके आप उसे न्याय से रोक दोगे, सही निर्णय लेने से रोक दोगे, तो सही निर्णय होंगे कैसे? और ये कब से शुरू हुआ है? सरकारें कब से गिराई जाने लगी, सरकारी कब से बनाई जाने लगी? अभी रिसेंट में भाई एग्जांपल जनता ने 2020। सरकार चुनी, जनता ने, गवर्नमेंट ने सरकार चुनी, आपने उस सरकार को ही झुठला दिया क्योंकि वो आपके पक्ष की नहीं थी, आपके खिलाफ थी, तो आपने उसे 2020 ही सबसे बड़ा एग्जांपल है। सबसे बड़ा। आप ये बताइए कि अभी एक स्कीम आई मध्य प्रदेश में, लाडली बहना, बिल्कुल। ठीक, उसकी नकल की गई बिहार में, हरियाणा में, महाराष्ट्र में की गई। अच्छी बात है, लोगों को आर्थिक मदद होनी चाहिए, वो उनका हक है, अधिकार है, सरकार का काम है लोगों की मदद करना। लेकिन चुनाव के समय क्यों? चुनाव के समय ही बहन लाडली हो गई। चुनाव के समय, क्योंकि आपको प्रभावित करना था चुनाव, है ना। तो अभी ये स्कीम है, कल कोई और स्कीम आ जाएगी, फिर कोई और स्कीम आ जाएगी, तो सही निर्णय कैसे होंगे? हम आर्थिक गुलामी की ओर बढ़ रहे हैं, हम आर्थिक गुलामी की ओर बढ़ रहे हैं, देश ठेका प्रथा की ओर बढ़ रहा है। यही हाल हुआ था आज से 100-200 साल पहले, जब सारे राजाओं ने अपने अपने राज्य को ठेके में दे दिया था अंग्रेजों को। बिल्कुल। सारे राजाओं ने अपने राज्य को ही दे दिया ठेके पे, और फिर एक दिन गुलाम हो गए, पूरे देश को गुलाम कर दिया, जनता को गुलाम कर दिया।
तो वही सरकारें कर रही हैं, सारे ठेके दे रहे हैं अंबानी को, अडानी को, और लोकल पर कितने सारे ठेकेदार होंगे, ठेकेदार के हिसाब से पॉलिसी बनती है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स के हिसाब से उससे प्रोजेक्ट्स ठेका मिलते मिलता हैं, है। ठेका मिलता है, मेगा इंजीनियरिंग। अरे अभी हमारे यहाँ तत्काल में कल परसों सीएम आए थे, उनके आगमन पर एक कंपनी ने, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने बोर्ड लगाए थे स्वागत। प्राइवेट कंपनी लगा रही है। यस, अभी भी लगे होंगे, आप जब विजिट करेंगे तो आप देख लेना, कोई एसयूवी इंफ्रा करके है, इंफ्रा, अभी भी आप देखेंगे तो दिख जाएगा। जैसे कि हाल में ही कल ही आप मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष नियुक्त हुए हैं, तो अब आपका क्या रुझान है, आप आगे क्या करने का सोच रहे हैं, किस प्रकार आगे ले जाएंगे आप सब? पद तो संगठन का धन्यवाद है कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा, मुझे जिम्मेदारी दी। रही बात काम की, तो मैं काम तो पहले से भी कर रहा हूँ, जी जी। लगातार जो अपनी सेवाएं मैं पार्टी को दे सकता हूँ, कोशिश करता हूँ कि 100% करूँ, और जो जिम्मेदारी हमारे अध्यक्ष, हमारी पार्टी तय करेगी, उसको अंजाम तक पहुंचाएंगे, उसको पूरा करेंगे, उस जो काम मिलेगा उसे करने की कोशिश करूंगा बस। जी। और क्या कहूँ मैं आपसे। नहीं नहीं, बिल्कुल, मतलब मेरा तो एक फेवरेट था आपका काम, क्लिनिकल प्लांट वाले जो प्रॉब्लम हुई थी उसमें आपका बहुत बड़ा योगदान था। फिर उसके बाद एक बार 65 घरों को नगर निगम ने पूरा एकदम 65 परिवारों को बाहर कर दिया था, बेघर कर दिया था। उस समय भी सरकार के प्रति, सरकार से व्यवहार बना के रखते हुए ही उनका विरोध प्रदर्शन करने की जो कला थी वो बहुत ज्यादा पसंद आई थी। जब आप सरकार के काम जो करना चाह रहे, जो ऑफिसर्स वो गलत कर रहे हैं, आपने उनको टारगेट किया, आपने सच्ची बात जो सामने रखी, उसके आगे सॉल्यूशंस हुए, उसमें आप धरने पे भी बैठे, तो वो चीज बहुत ज्यादा आज भी चर्चा में है हम लोग के बीच में। देखिए, आप जो जनता का नेता होगा वो जनता की लड़ाई लड़ेगा। बिल्कुल। अभी क्या है, कॉरपोरेट्स तय करते हैं जी। ना, उनकी चॉइस पे टिकटें बांटी जाती हैं भाजपा की, और संगठन की चॉइस पे तो संगठन का काम करेंगे, कॉरपोरेट्स का काम करेंगे, वो जनता का काम कैसे करेंगे। जी। सतना में आज नगर निगम की एक व्यवस्था है, ऐसा लगता ही नहीं है कि ये जो नगर निगम के मेयर हैं या तमाम उनसे जुड़े लोग हैं वो सड़कों पे चलते हैं। यहाँ की सारी स्कूल, सारी सड़क, सारे मोहल्ले हर मूलभूत चीजों के लिए परेशान है। उसका दोषी कौन है भाई, इस पे दोषी कौन है? सरकार में बैठे हुए लोग। है ना, वही लोग हैं ना जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी, जनता ने जिन पे विश्वास किया, उन्हीं की जिम्मेदारी है भाई। हम लोगों का काम है कि यहाँ की बात को हाउस तक पहुँचाना, विधानसभा बिल्कुल। तक पहुँचाना, यहाँ की बात को हमको वहाँ रखना है। लोगों को जो आवश्यकता है, जो जो भी नियम कायदे में संशोधन की आवश्यकता है, सुधार की आवश्यकता है, उसको वहाँ तक पहुँचाना है भाई, वो हम लोग करते हैं। लेकिन निर्माण का काम किसका? सरकार का ही शहर है। के निर्माण का काम नगर निगम का। नगर निगम क्षेत्र के, अगर यहाँ के जो नगर निगम के अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, भाई वो किसकी बात सुनेंगे? वो तो मेयर की बात मेयर की सुनेंगे, बात सुनेंगे, है काम ना, तो अधिकारियों का है। गवर्नमेंट की बात सुनेंगे। तो वही चीजें हैं कि जब मनसा सही हो तो सही काम होता है, जब मनसा सही ना हो तो काम सही नहीं होता है। तो इन लोगों की मनसा अच्छी है नहीं, सरकार है, दूसरी बार है, तीसरी बार है, लेकिन मनसा अच्छी नहीं है। एक चीज और जानना चाहता था आपसे, विधानसभा भी आप जाते रहते हैं, विधानसभा में जब एंटर करते हैं, उस कुर्सी पे बैठते हैं जब, मतलब मैं भी युवा संवाद करता हूँ, हमारा भी ना ऐसे सपना है कि हमको भी जाना है, ऐसे ओरिजिनल विधानसभा में बैठना, ओरिजिनल पार्लियामेंट में बैठना, बहुत मन करता है हमारा बैठने का। या हम बिल्कुल अलग अलग पोर्टफोलियो, जैसे कभी असादुद्दीन ओवैसी जी ने। जाना चाहिए, अनुभव लेना चाहिए। जी जी। जी। आप जब वहां बैठते हैं, आपको क्या फीलिंग आती, कैसा लगता है वहां पे बैठ के? पहली बार तो जब मैं गया था तो थोड़ा नर्वस था, जी। क्योंकि जिन लोगों को हमने टीवी में, अखबार में देखा था,
वो लोग एकदम सामने थे, जी। है ना। उनके व्यक्तित्व के बारे में आदमी परिचित नहीं था। लेकिन जब मैंने पिछले 5 साल बिताए वहाँ पे, तो एक ऐसा समय आया जब वहाँ के स्पीकर ने निर्णय गलत लिया, अच्छा। और उसके हम साक्षी हैं। हमारे जैसे तमाम जितने सदस्य और विधानसभा कर्मचारी और जो दीर्घा में बैठे पत्रकार हैं और दर्शक दीर्घा में बैठे लोग हैं, वो सब थे कि इतना दबाव सरकार के लोगों का था कि विधानसभा अध्यक्ष ने निर्णय ही गलत लिया। उस दिन से मन बड़ा खट्टा हुआ। अगर आपको ध्यान हो, पिछली गवर्नमेंट में एक मुद्दे को लेके हमारे जो अभी वर्तमान के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी, उन्होंने एक बात रखी। उनका काम है, वो जनप्रतिनिधि है, बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने अपनी बात रखी और सत्ता पक्ष ने उनको उनके ऊपर कार्रवाई करके कि उन्हें विधानसभा से उस कार्रवाई से निष्कासित करा दिया, सदन से निष्कासित कर सदन दिया। से निष्कासित। तो वो जो मैंने थोड़ा सा समय वहां पे मैंने देखा, चूंकि मैं उसका साक्षी था, कि वो जो निर्णय हुआ वो सत्ता के दबाव में हुआ, और वो मुझे लगता है कि विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में या अध्यक्ष की हैसियत से जो निर्णय लिया गया था, वो बड़ा ही मतलब काला दिवस कहते हैं उसको। और वो अध्यक्ष के जीवन का भी वो एक ऐसा दिन होगा, मुझे नहीं लगता कि निजी जीवन में उनका स्वभाव ऐसा होगा, लेकिन सरकार के दबाव में आकर उन्होंने जो निर्णय पढ़ा वहां पर, जो निर्णय लिया वहां पर, जिसपे उनके सील होंगे, दस्तखत होंगे, साइन होंगे, वो उनको जिंदगी भर चैन से सोने नहीं देगा कि हमने एक गलत। अगर वो सच्चे इंसान होंगे तो, अगर वो लोकतंत्र को समझते होंगे तो। फिर दबाव नहीं रहा होगा, फिर तो फेवरिज्म रहा होगा। अब ये कुछ भी हो, लेकिन वो समय बड़ा, लेकिन हाउस की अपनी एक मर्यादा है, बिल्कुल। और प्रजातंत्र का मंदिर माना जाता है। हम मंदिर कह सकते हैं, क्योंकि हमारी आस्था मंदिर में होती है, लेकिन वो एक सबसे बड़ा ऐसा स्थान है जहाँ पे लोगों का भविष्य सुनिश्चित किया जाता है। बिल्कुल। आने वाली पीढ़ी का भविष्य, हर चीज वहां से सुनिश्चित हो। एक एक शब्द में लोग, करोड़ों लोगों की जान टिकी हुई है वहां पे। तो उसकी एक बड़ी गरिमा है, और उस गरिमा को तार तार होते हम लोगों ने देखा है कि इन लोगों ने कैसे लोकतंत्र का चीर हरण किया। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे चुना अपने इस इंटरव्यू के लिए। और मुझे भी अच्छा लगता है जब हमारे इस क्षेत्र का कोई भी नौजवान कोई काम की जब शुरुआत करता है, किसी भी काम को जब वो समझने लगता है और उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, तो अच्छा लगता है कि हमारे इस अंचल में, इस क्षेत्र में हर तरह के, हर क्षेत्र के नौजवान साथी हैं जो अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो आपने जो ये काम शुरुआत की है, जो चुना है, इसके लिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ कि आप बहुत आगे जाएं, और आप अपने जीवन में सारे वो मुकाम हासिल करें जो आपने देखे हैं, सोचे हैं, और सेवा करें हमारे शहर की, हमारे लोगों की, और अपने घर परिवार, अपने पेरेंट्स से लेके जहाँ तक आप जिनके लिए जो कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं, वो करें। थैंक यू।